पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, मैं दीपा आज आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में, जो द्वितीय हमारा विषय है मेन कोर का, उसके विषय में इनका सिलेबस दिखाने वाली हूँ। साथ में फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे गाइस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये हमारे इंडिया के विषय में है, तो ऑफकोर्स हमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक फर्स्ट यूनिट में है गाइस आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय, यानी इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन वास्तव में है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसे क्या कहते हैं, ये व्याख्या कीजिए जो आएंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट यूनिट से हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस, तो फर्स्ट यूनिट से डेफिनेटली हमारे आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। सो इसे हम आज ही बहुत अच्छे से याद करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट यूनिट है राजा राम मोहन राय और उनके अधिकार, यानी उनके अनुसार अधिकार क्या है। राजा राम मोहन राय जो हमारे प्रथम पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, थिंकर, उनके अनुसार अधिकार क्या है। यूनिट थर्ड में हम पंडित रमाबाई जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही हमारी फेमस महिलावादी, नारीवादी, फेमिनिस्ट है, हमारी इंडिया की प्रथम। उनके जो लिंग पर विचार है उस विषय में अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 में हम विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श राज्य और समाज के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। एंड गांधी जी का स्वराज्य है 5th में। एंड यूनिट 6 में अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही यूनिट 8 में मोहम्मद इकबाल जी जो एक थिंकर्स हैं, उनके समुदाय के विषय में अध्ययन करेंगे। यूनिट 9 में वीर सावरकर, हिंदुत्व पर उनके विचार का अध्ययन करेंगे। साथ ही यूनिट 10 में जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है, या उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या क्या अध्ययन किया, क्या क्या विचार दिया, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। साथ में एंड में यूनिट 11 है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंधित है, उनके समाजवाद से संबंधित विषय में हम अध्ययन करेंगे। सो गाइज, अभी हमने अपना सिलेबस देख लिया। अब नाउ हम अपने यूनिट 1 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देखते हैं। गाइज, जब भी क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, तो हमें इसमें सेम एज अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से लिखना है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने बहुत अच्छे से बनाया। सो आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय मी। सो लेट्स स्टार्ट। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें कौटिल्य से लेकर, थिंकर कौटिल्य हैं, जो कि हमने पहले विषय में अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था। कौटिल्य से लेकर महात्मा गांधी तक अनेक उत्कृष्ट, बहुत अच्छे विचारक देखने को मिलते हैं, जिनकी तुलना जिनका कंपेरिजन हम पश्चिमी देश के पेरिक्लिस, सीजर, जस्टिन एवं शार्लमैन से कर सकते हैं। भारतीय चिंतन के क्षेत्र में प्राचीन काल से धनी रहा है कि भारत का अगर हम प्राचीन काल का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं वो थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहा है, धनी रहा है, क्योंकि प्रारंभ से यहाँ चिंतन को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है यहाँ पे थिंकिंग को, जो कि वैदिक काल से वर्तमान काल तक निरंतर विकास पे, यानी हमारी थिंकिंग में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ये है कि यदि हम हम देखें प्राचीन काल की भारतीय चिंतन की बात करें, तो उसका जो आधार है, यानी उसका जो बेस है, वो मौलिक था, यानी म्योरलिटी पे ज़्यादा आधारित था, धर्म से संबंधित बातें हुआ करती थी। जबकि आधुनिक भारत के चिंतन पे हम पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के इफेक्ट व चिंतनों का प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार से कई वर्षों तक शासन में रह चुका है। उनका औपनिवेशिक काल में हम देख सकते हैं हम गुलाम रह चुके थे, तो उनके साथ हमने संबंध जैसे भी थे हमारे, उनके साथ हमने समय बिताया था, तो उनका जो विचारधारा थी या उनकी जो कॉन्सेप्ट थे ब्रिटिशियर्स की, उनकी थिंकिंग थी, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर ऑफ कोर्स पड़ा है, राइट, जिससे हम ऊपर इनके पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है, हमारे भारत की चिंतन थिंकिंग की ये विशेषता है कि उसने पश्चिमी सभ्यताओं के विचारों को अपनाने के साथ साथ हमने अपने प्रवृत्ति व मूल विचारकों को नहीं त्यागा, यानी अपने मोरलिटी को हमने नहीं त्यागा। अच्छे कर्म तो हमें करने चाहिए, हमें हमारे धर्म ने ही समझाया, हमारे भारतीय धर्म ने ही सभी को सीख दी है, राइट। क्योंकि जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है उसका आधार अतीत, उसका बहुत ज़्यादा गौरवशाली रहा है हमारा अतीत। इसलिए आधुनिक भारतीय युग के विद्वानों ने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, यानी उसको डायरेक्टली कॉपी नहीं किया, लेकिन उससे अछूते भी नहीं रहे, यानी कि उससे हम बचे भी नहीं रहे। अर्थात भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो प्राचीनता प्लस आधुनिकता के गुण हैं, अर्थात अतीत की गाथा और वर्तमान के गीत भी कहा जाता है। यानी आधुनिक चिंतन का वास्तविक आरंभ देखा जाए स्टार्टिंग की स्थिति का वर्णन करने से तो मुश्किल है, क्योंकि हमें यह लिखित रूप में तो नहीं मिलता कि भारत का आधुनिक चिंतन इस तारीख से शुरू हुआ है, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल में माना जाता है, क्योंकि उस समय आधुनिक चिंतन की शुरुआत राजा राम मोहन के चिंतन थॉट से मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने न्यू थिंकिंग दी थी
रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ा था और एक नए समाज के उत्थान के विषय में राजा राम मोहन ने अपने विचार दिए थे। इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि उनके विचारों ने ही सर्वप्रथम भारत की रूढ़िवादिता को चुनौती मिली। राजा राम मोहन राय के ही इससे पहले जो चिंतन थे उन्हें मध्यकालीन चिंतन कहा जाता है, राइट। क्योंकि प्रथम आधुनिक जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, थिंकर पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारकों ने भी समृद्धशाली राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया था, परंतु उनके जो विचार थे, यानी जो पहले राजा राम मोहन से पहले मध्यकालीन वाले जो विचारक थे, उनके विचार ना गाइस इधर उधर बिखरे हुए थे, लाइक सेटल डाउन नहीं थे। तो जिन्हें हमारे राजा राम मोहन राय ने व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध चिंतन के रूप में उन्होंने उसकी स्थापना करी, जिससे ही हम क्रमिक व व्यवस्थित भारतीय चिंतन को देख पाते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय के समय से ही हम भारतीय चिंतन के स्वरूप में आधुनिकता यानी मॉडर्न का अध्ययन करते हैं। साथ में एक थिंकर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारम्य, उनके अनुसार राजा राम मोहन जो हैं वो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत मानते हैं और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसे हम जानते हैं, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, वो भी एक थिंकर रह चुके हैं, कवि हैं, जिन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार किया। साथ ही राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी हम पश्चिमी प्रभाव पड़ा, जिससे विदेशी प्रभुत्व ने यानी जो वेस्टर्न इफेक्ट है उसने भारत के चिंतन को अवरुद्ध करना शुरू किया था, लाइक हमें डिसअपॉइंटेड किया समथिंग। ब्रिटिश के लोगों ने हमारी भारतीय चिंतन को अवरुद्ध करना शुरू किया। इसके अलावा इससे पहले भी हमारे भारतीय मुगलों एवं मुस्लिम विदेशी शासन का अनुभव तो था हमें, क्योंकि हम पहले ब्रिटिश से पहले हम किसी और के अंडर में थे, मुस्लिम्स के अंडर में थे, राइट। तो परंतु गुलामी का एहसास अंग्रेजी शासन के दौरान ही हुआ था हमें, ऐसा कहा जाता है, राइट है, क्योंकि गुलाम हमें उन्होंने ही बनाया था ब्रिटिशर्स ने। मुगल वंश के दौरान शासन तो कोई और कर रहा था, परंतु वहाँ पे हम गुलाम नहीं थे, अपना अपना कार्य खुद करते थे। अब इसी क्वेश्चन का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं गाइस, जो कि बहुत इफेक्टिव है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी शासन काल के दौरान, यानी जब अंग्रेज सरकार शासन कर रही थी, उसमें भारत समाज जो है ना, वो अंग्रेजी दमन के साथ साथ भारतीय समाज घोर पतन की ओर जाने लगा था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें कमी आती समाज में। हमारे गौरवशाली परंपरा एवं समृद्धशाली अतीत को, वेदों की, उपनिषदों की बातें भूलकर भारतीय देश में कर्मकांड एवं बुराइयाँ कि ये सब तरफ अग्रसर हो चुका था। इसके अलावा भारत में बाल विवाह, जैसे हमारे रूढ़िवादी विचारक थे पहले हमारे धर्म में, ये सब कमियां आ गई थी, लाइक बाल विवाह था, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, जबरन विधवापन, यानी ज़बरदस्ती किसी बच्चे का मतलब वो करवा देना, भ्रूण हत्या करना, बच्चों को मार देना, वैवाहित जैसी जो विधवा वाली प्रथा थी, उन्हें उनके बाल मुंडवा देना, ये सारी जो बुराइयाँ थी उसने भारत समाज को पतन की स्थिति में पहुँचा दिया था। ऐसा देखा जाए तो हम देखते हैं तो भारतीय समाज का घोर पतन ही आधुनिक चिंतन की पृष्ठभूमि ही बना, यानी कि जब भारत में धर्म में जब कमी आ गई थी, ये समाज में इतनी सारी बुराइयां आ गई थी, तो उसे हटाने के लिए ही इस विकृत परंपराओं से जकड़ी परिस्थिति को हटाने भारतीय विद्वानों एवं विचारकों को इसने झकझोर कर रख दिया था, जिसने उन्होंने चेंजेस करने की मांग करी और चेंजेस किए भी हमें, है ना। पश्चिमी प्रभाव व वहाँ की संस्कृति ने भारतीय चिंतकों को आत्मसात करने पर मजबूर किया, यानी वेस्टर्न कल्चर में ये सब कमियाँ नहीं थी, तो हमें वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी हमारे विचारकों को, राइट। तो हम अपनी संस्कृति व समाज की कमियों को, बुराइयों को दूर करें, ये हम सोच रहे थे हमारे विचारक। 19वीं शताब्दी तक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था, यानी बुराइयों को अंत करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जहाँ एक और समाज की कुरीतियों को दूर किया, साथ ही यहाँ के आडंबरों को भी दूर किया, और एक और देखा जाए तो धार्मिक व सामाजिक सुधार किए गए हमारे समाज में इन विचारकों द्वारा, राइट, आधुनिक मॉडर्न अपने इंडिया के थिंकर्स के द्वारा। तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू किए गए, जैसे हम जानते हैं महात्मा गांधी ने, हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ चुके हैं, जिससे हमारे देश अभी आज़ाद है उन्हीं थिंकर्स की वजह से, राइट। तो अब हम देखते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विशेषताएं के बारे में। नवीन राजनीतिक चिंतन है या नहीं है, इस विषय में अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन एक नवीन चिंतन है, इस प्रकार से क्या व्याख्या कीजिए, तो तब हम इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे गाइस। भारतीय चिंतन एक पूर्णतः नवीन चिंतन नहीं है, क्योंकि भारतीय जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि भारत का समाज जो प्राचीन चिंतन का भी गौरवशाली था, जिससे मध्यकालीन परिस्थिति के बावजूद हमने भारतीय चिंतन में नवीन चीज़ों को अपनाने के साथ साथ हम अपनी प्राचीन चीज़ों को नहीं भूले, यानी बुराइयों व कुरीतियों को तो हमने दूर किया, परंतु जो उसकी विशेषताएँ हैं, धर्म की हमारे जो विशेषताएँ हैं उन्हें हमने नहीं भूला, और उस गौरवशाली को, धर्म को हमने जोड़ कर रखा। साथ ही हम देखें तो इस काल में, प्राचीन काल में चिंतन को धर्म से जोड़ा जाता था,
लेकिन इसके बावजूद धर्म के साथ प्राचीन काल में वेद शास्त्र दर्शन राजनीति सब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब भारतीय राजनीतिक चिंतन द्वारा हमारे थिंकर्स के द्वारा समाज में व्यापक कुरीतियों व बुराइयों को दूर करने की बात करी गई तो उसी को आधुनिक चिंतन कहा गया है ना। जो समाज की बुराइयों को दूर करते हैं तो उसी समय से हम आधुनिक चिंतन के विषय में पढ़ते हैं कि यही एक नई थिंक है जो कि पुरानी बातों को रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते। पश्चिमी राष्ट्र से हमने ये सीखा लाइक कि किस प्रकार राजनीति चलाई जाती है और उन्हीं से हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार उन्हें बाहर किया जाए, यानी कि हम उत्तरदायी बने, रिस्पॉन्सिबल बने, हम अपना देश का शासन खुद करें। हमने ये भी वेस्टर्न कल्चर से ही सीखा। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन जो है वो हमने प्राचीनता को नहीं छोड़ा बल्कि नवीनतम विचारों को अपनाया है और नए आधुनिक भारतीय चिंतन का निर्माण किया है। अब नेक्स्ट गाइस हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विचारधाराएं देख लेते हैं, आइडियोलॉजीज़ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अग्रलिखित लिखी हैं राजनीतिक विचारधाराएं। लाइक पहली है भारतीय समाज की कुरीतियों में सुधार। पहले थिंकर जो थे धर्म एवं सामाजिक सुधार उन्होंने किए थे, तो उसी को उन्होंने कुरीतियों में सुधार किया था। इसके प्रमुख चिंतन थे राजा राम मोहन राय फर्स्ट, नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद, देन स्वामी दयानंद एनी बेसेंट थे जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी बने। ये लोग इन विद्वानों के अनुसार ही भारतीय समाज एवं हिंदू धर्म में प्रवेश करके उनमें सुधार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि साथ ही राजनीतिक विचारों व सुधारों को भी उन्होंने प्रकट किया। सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए धार्मिक सुधार किए गए। इन्होंने अनिवार्य बताया कि समाज में अगर सुधार करना है तो सबसे पहले हमें धर्म में सुधार करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ईश्वरीय प्रकटीकरण तरह हिंदू धर्म की जो धारणा थी कि जादू टोना विश्वास ये सब करना, इन्होंने इससे अंधविश्वास हो, वृक्ष की पूजा करना, इस लोक से ज़्यादा परलोक में विश्वास करना या विवाह पर रोक, ये सभी जाति प्रथा या जबरन बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर उन्होंने इन विचारकों ने प्रहार किया। साथ ही उनकी तार्किक व्याख्या पर बल दिया, यानी रीजनिंग बताइए कि क्यों हम ऐसा करें, है ना, राइट। तो तथा इनकी आलोचना भी की, वह लोगों को बताया कि यह रीति गलत है, वह उन्हें सही मार्ग बताया हमारे इन विचारकों ने, आधुनिक युग के विचारकों ने। नेक्स्ट है उदारवादियों से संबंधित विचारक। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ विद्वान उदारवादी भी थे, लाइक जैसे विचारक हैं महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और R.C. दत्त, श्रीनिवासन शास्त्री। ये सभी जो थिंकर्स हैं वो उदारवादी में आते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा से ही भारत में जो नया बौद्धिक वर्ग का अपनाया। नए उदारवादी लिबरलिज्म ये थोड़े दयालु टाइप के होते हैं और प्यार से व अच्छे मार्ग से, कानूनी मार्ग से समाज में एक विकास करने के तत्पर रहते हैं और विकास करने के पक्षधर रहते हैं। जैसे कि इन विचारों में क्या होता है, उदारवाद होता है, लिबरलिज्म होता है, तर्कवाद, रीजनिंग वाला, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, व्यक्तिगत अधिकार, राइट्स हमारे और स्वतंत्रता, लिबर्टी, राज्य, स्टेट, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी एंड कानून के समक्ष समानता, सब इक्वल हैं, है ना। ये प्रभुसत्ता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं या विचार होते हैं राज्य के लिए, वो उदारवादी विचारकों ने नहीं हमें दिए हैं। कल्याणकारी राज्य के मूल अधिकार, बच्चों के लोगों के धर्म एवं राजनीति में पृथक्करण करना, उन्हें अलग करना, आर्थिक एवं औद्योगिक क्रांति, है ना, आर्थिक एवं औद्योगिक क्रांति, मतलब ये सभी जो विचार होते हैं एक राज्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और इन विचारकों ने इस विचारधारा के माध्यम से अच्छी विचारों को हमारे इस देश में फैलाने के प्रयास किया, भारत में लाने का प्रयास किया। देखा जाए तो भारतीय शिक्षित वर्ग जो एजुकेटेड हमारे में वर्ग था, उन्होंने ब्रिटिश की प्रकृति शासन के उद्देश्यों पर भी प्रहार किया। पहले उन्होंने उनके थ्रू पढ़ाई करी, जाकर लंदन में हम देख सकते हैं बहुत सारे विचारक हमारे जो हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, राजा राम मोहन राय हो, उन्होंने जाके बाहर विदेशों में ही पढ़ाई करी और तत्पर वहाँ से ज्ञान लेकर आकर हमारे देश में सुधार किया। तो ब्रिटिश शासन द्वारा हमने ये भी सीखा, हमारे भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन सिद्धांत दिया एवं R.C. दत्त ने अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशवाद की आर्थिक शोषण की नीति पर प्रहार किया कि वो कैसे हमारे देश का शोषण कर रहे थे आर्थिक रूप से। वो हमारा कच्चा माल लेकर देश से हमारे ही देश से कच्चा माल ले रहे थे और अपने देश में जाके बनवा कर यही भारत में आकर उसका निर्यात करके खूब लाभ कमाया करते थे, उठाते थे। वह भारतीयों का आर्थिक शोषण करते थे। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत में जो लाखों लोगों के लिए जीवन का क्या अर्थ है, वो बताते हैं कि भूखे रहना या एक वक्त की रोटी खाना, जैसे रूखी सूखी रोटी ही खाना, यही जीवन का अर्थ था हमारे समय में। वैसे अभी भी देखा जाए तो गरीबी अभी हटी नहीं है भारत से, परंतु इतना है कि हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता है, जिसके थ्रू हम अपना विकास कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु उस समय औपनिवेशिक काल में जीवन का अर्थ केवल यही था, एक वक्त की रोटी।
अब उनके निष्कासन सिद्धांत को बाद में आने वाले कई नेताओं ने स्वीकार किया, जैसे कि गांधी जी उन्हें समर्थन करते हैं, मार्क्सवादी एवं क्रांतिकारी नेता वो उनके निष्कासन सिद्धांत से एकदम समर्थक थे, उन्हें एक्सेप्ट करते थे। साथ ही इनके उदारवादी आलोचना करते हैं। उदारवादी कुछ विचारकों ने निवेश की आर्थिक उद्योगों पर आलोचना की, कभी उनसे संबंध विच्छेद नहीं किया, यानी उन्होंने हटने की मांग नहीं करी, उनसे अलग होने की बात नहीं की। नेक्स्ट है उग्रवाद से संबंधित विचारधारा, यानी जो उग्रवादी होते हैं एकदम वो कहते हैं कि हमें लड़ाई झगड़े के माध्यम से भी, हम क्रांति के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, वो ऐसे विचारक होते हैं उग्रवादी। यह विचारधारा जो है अधिक आक्रमण होती है, यानी आक्रमण अटैक करने पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं ये लोग, और उग्र थी। ऐसे सिद्धांतों का सहारा जो कि मेजेनी जैसे जो यूरोपीय राष्ट्रवादियों से प्रेरित थे और साथ ही भारतीय परंपरा से जुड़े थे। इन विचारों में आते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, BC पाल, अरविंद घोष आदि। इन्होंने अपने लोगों में औपनिवेशिक शासन से संबंध विच्छेद करने के, शासन से संबंधी विच्छेद यानी उनसे एकदम अलग रहने की नीति अपनाई, व शासन पर बल दिया। इनकी हिंदू धर्म पर पूर्ण आस्था थी कि हिंदू धर्म को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। इन्होंने समाज में सुधार पर जोर दिया। साथ ही उग्रवादी विचारक आरंभिक वर्षों में इसी विचारधारा से संबंधित रहे, बाद में उन्होंने भी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बैठाने के बात कही। नेक्स्ट है धर्म एवं राजनीति के समन्वय, वही जो पर हमने पढ़ा, उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं आधुनिक विचारधारा में, तो उसका कोऑर्डिनेशन बना के जो एक नई विचारधारा उभरी वो 4th नंबर पे हम देख सकते हैं। जिन्होंने उग्रवाद, दोनों से कुछ न कुछ कमियां होती हैं हर एक थिंकिंग में। तो असंतुष्ट विचारकों ने यह माना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद व एवं औपनिवेशवाद पर आधारित एकाधिकार संबंधी हमें शासन के खात्मे के लिए कोई राजनीतिक प्रयास अपूर्ण है। राजनीतिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा पॉलिटिक्स अगर मिलकर नहीं काम करेगी तो ये हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि जब तक हम सांस्कृतिक आधारों का स्पष्टीकरण करते हैं एवं संस्कृति अपने कल्चर से रिलेटेड राष्ट्र का व्यक्ति का पुनर्निर्माण आवश्यक है, उसके द्वारा ही हम आज़ाद हो सकते हैं। विनायक दामोदर जी जो है सावरकर, उन्होंने हिंदुत्व संबंधी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, जिनके विषय में अब हम आगे यूनिट 9 में भी पढ़ेंगे इनकी थिंकिंग के बारे में। तथा दूसरी तरफ इस्लामी चिंतकों ने सर सैयद अहमद खान एवं जिन्ना ने भी मुस्लिम अस्तित्व के रक्षण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इनकी विचारधारा थी कि जब तक हम अपनी राष्ट्रीय यानी नेशनलिटी सांस्कृतिक विचारधारा को बढ़ाएं व बनाए नहीं रख सकेंगे तब तक हम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, उनसे आज़ाद नहीं हो पाएंगे, ऐसी थिंकिंग थी इनकी। 5th में देख सकते हैं गाइस, राष्ट्रवादियों के समन्वय एवं विवेक की सामंजस्य। जो हमारे राष्ट्रवादी थे, नेता थे, उनका सामंजस्य, उन्होंने कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाया, उनके दर्शन क्या होते हैं। तो अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे, राष्ट्रवादी से समर्थक थे। ये विचारक जो हैं वो बिना संघर्ष के अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के पक्ष में थे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे गांधी जी अहिंसा के प्रेमी थे और अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हमारे देश ने अभी आज़ादी को प्राप्त किया है, वो हम आज़ादी में इतने सालों से जी रहे हैं, राइट। तथा इन्हीं विचारकों के आधार पर हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज तक स्वतंत्र हैं। 6th है मानवतावादी, समाजवादी एवं सर्वोदय विचारधारा के आलोचना का अवलोकन करना। इसमें हमारे मानवेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण इस विचारधारा के आधारित थे, जिन्होंने मानवता यानी ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस किया। तो गाइस आज हमने अपने इस वीडियो में 1st यूनिट का अपने आधुनिक राजनीतिक विचारक का परिचय पढ़ा, विचार के परिचय को पढ़ा, ध्यान से उसके विशेषताएं देखी, आइडियोलॉजीज़ को देखा, उसका मीनिंग समझा और कब से वो शुरुआत हुई है उसे भी जाना। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड डेफिनेटली। अब नाउ हम निष्कर्ष देखते हैं। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन एक नवीन सिद्धांत होने के साथ साथ एक नई प्राचीनता की विशेषता को भी लेकर चलता है ना, जिसे पुरानी रूढ़िवादिता परंपराओं को त्यागते हुए उसने नई ज्ञान शिक्षा एजुकेशन को अपनाया। अब हमने विचारकों के राज्य की विशेषता गुणों को स्वीकारते हुए हम अपना विकास करते हैं, यानी समाज का विकास करते हैं। तो गाइज़ आज मैंने आपको 1st यूनिट का फर्स्ट पार्ट करवाया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसी तरीके से और हमारी सिलेबस के 6th सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।